हाँ दोस्त। तो सीए फाइनल के एफआर का पेपर हो गया, कल ही हो गया। रिव्यूज़ तो आपको ज़्यादातर मिल ही गया होगा क्योंकि इमीडिएट ही रिव्यूज़ आ जाते हैं। मैं तो थोड़ा टाइम ले लेता हूँ क्वेश्चन को चेक करने में कि अभी जो पेपर आया उसका अभी का क्या इम्पैक्ट है और उसका फ्यूचर का इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बात ये है कि नॉर्मल रिव्यू ये दिख रहा है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी था और मुश्किल था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन न लेंदी था न मुश्किल था। क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आता ही नहीं। दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान देना। लेंथ होना और मुश्किल होना, इसका ये मतलब है कि आपने कवरेज तो की थी लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन ही ऐसा बना दिया जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन एक होता है क्वेश्चन ऐसा पूछना जो आपको पता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपको आता नहीं उसको आप लेंदी और टफ नहीं बोल सकते। तो ये बात समझ करके अब मैं क्वेश्चन को एक एक करके एनालाइज करवा रहा हूँ और ये बात मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आपको पता ही नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का है, होल्डिंग कंपनी का। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नए सिलेबस में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब 2017 से लेकर अब तक जितने भी इंस्टीट्यूट ने नए सोर्स के मटेरियल रिलीज किए हैं, स्टडी मटेरियल हो, एमटीपी हो, आरटीपी हो, जो भी हो, किसी में भी ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पुराने समय जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, जो ये भी कोर्स इस बार लास्ट हो गया, लास्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले जो क्वेश्चन कोर्स था उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। उन्हीं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उन्होंने एज पर इंडेक्स पूछा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। ये क्वेश्चन 16 नंबर में पूछे जा रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले में, अभी 20 नंबर दिए। तो लेंथ की भी प्रॉब्लम नहीं है और ना क्वेश्चन मुश्किल है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आता ही नहीं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़े ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े ही नहीं, इसलिए आपको ये पता नहीं है। तो इसको लेंथ और टफनेस नहीं बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ये आपके कवरेज में था ही नहीं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने किया ही नहीं। ये क्वेश्चन कोई वही कर सकता था बिना प्रैक्टिस किए हुए जिसको अच्छी नॉलेज है स्टैंडर्ड की। और जिस चीज़ को आप अच्छी नॉलेज समझते हैं, हो सकता है आपको बुरा भी लगे ये बात, जिस चीज़ को आप अच्छी नॉलेज समझते हैं एक्चुअल में वो अच्छी नॉलेज है नहीं। क्योंकि आजकल अप्रोच है सिर्फ क्वेश्चन रटने का। मतलब सबने क्वेश्चन रट रखे हैं, अगर वो क्वेश्चन एज इट इज रटा हुआ आ गया तो वो आंसर लिख देगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ कोई नहीं कर पाएगा। अभी यही चल ही रहा है, इसी तरीके की पढ़ाई चल रही है। तो इस क्वेश्चन को ना टफ बोलूंगा मैं, ना ही लेंदी बोलूंगा। ये क्वेश्चन ऐसा था जो आज तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपके कवरेज से ही आउट था। मतलब ये आपने जानते ही नहीं थे तो आप कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि इसमें कई सारे पॉइंट से अगर आप ध्यान देंगे तो पहले तो स्टेज एक्विजिशन का क्वेश्चन है। 2 स्टेज में यहाँ पे कंट्रोल बना है, तो आपको पहले स्टेज की दूसरे स्टेज पे फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो उसके लिए भी आपको दिमाग का एप्लीकेशन करना था। इन्वेस्टमेंट की कैंसिलेशन होगी कॉन्ट्रैक्ट की, उससे प्रॉफिट क्रिएट होगा। रिटेन्ड अर्निंग नहीं है एक्विजिशन डेट पे तो टाइम एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा। डिविडेंड का ट्रीटमेंट है तो टाइम एडजस्टमेंट से पहले जोड़ करके और फिर आपको पोस्ट एक्विजिशन से घटाना पड़ेगा क्योंकि इन डेज में प्री डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक बोनस शेयर डाल दिया जिसका कॉन्सेप्ट आप जानते ही नहीं। ट्रेड रिसीवेबल की कैंसिलेशन तो सिंपल है। फिर इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे बाकी नहीं जानते। और फिर वो कह रहे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यूएशन करना है। तो क्वेश्चन में जो नंबर दिए वो सफिशिएंट है। मतलब पुराने कोर्स में इसी के लिए वो 16 नंबर दे रहे थे, इसमें 20 नंबर दिए। लेकिन क्वेश्चन आप चूंकि करके ही नहीं गए थे, आप जानते ही नहीं, इसलिए आप कर ही नहीं पाए होंगे। तो आपका जो एक क्वेश्चन है अब पेपर 80 नंबर का रह गया क्योंकि पहला क्वेश्चन 20 नंबर का कंपलसरी था, वो निकल गया। तो अब आप 80 नंबर में आ गए। अब 80 नंबर के पेपर की एनालिसिस करते हैं। मैंने जो यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया है, कई बार कई लोग चिढ़ जाते हैं ऐसे रेफरेंस लिख रहे हैं, ये मैंने सिर्फ इसलिए रेफरेंस लिख दिया है ताकि जो बच्चे मुझसे क्लास ले चुके हैं वो मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का ए हिस्सा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी मटेरियल में था, इसमें कुछ नयापन नहीं है, सारे क्वेश्चन थे इसमें। लेकिन ये सवाल बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ यूट्यूब के ज्ञान की वजह से।
बहुत सारे लोगों ने ज्ञान दे दिया है कि अब तो CSR नए कोर्स में है नहीं तो पुराने कोर्स में पूछेगा नहीं, पढ़ो मत। इसलिए मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे पढ़े नहीं, उनके हाथ से ये भी चला गया, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड था। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो रेवेन्यू का है। ये पहले भी आया है, अब भी आया है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें नयापन कुछ नहीं है। रेफरेंस मैंने डाल दिया, अगर किसी को रेफरेंस लिखना हो तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास में अवेलेबल है क्वेश्चन, रिपीटेड है, आप ये जानते भी हैं। जो अगला क्वेश्चन वो भी रेवेन्यू का है, ये भी कोई पढ़ के गया होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, बस उसकी एनालिसिस करनी थी, एग्जाम पर लिखा हुआ वही है। तो ये क्वेश्चन अगर कोई CSR पढ़ के जाता तो ये 20 का 20 वो अटेम्प्ट कर लेता, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट नया नहीं है, सब पार्ट ऑलरेडी रिपीटेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ए का हिस्सा आपके पास में लीज का है। लीज का ये वाला क्वेश्चन हमने बुक के अंदर शामिल किया क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन ये एज इट इज क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर उसी क्वेश्चन के बेसिस पे इस क्वेश्चन में मेजर ये स्ट्रक्चरिंग कर दिया है। तो ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको कॉन्सेप्ट्स पता है। जो क्वेश्चन रट के जा रहे हैं उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्ट किया होगा वो भी फंस गया होगा ऐसे ही, क्योंकि पहले ही पार्ट में वो फंस जाएगा। दूसरा पार्ट तो इसका सिंपल है, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें नयापन नहीं है। और तीसरा पार्ट भी सिंपल है, वो भी रिपीटेड है, उसमें भी नयापन नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं वो इसलिए फंसा ताकि CSR में आप शायद, मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे पढ़ के नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला हिस्सा फंसा है, तो जो इसको अटेम्प्ट करेगा वो भी फंस गया होगा। अब ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चले तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबने कर लिया होगा, सब रट के जाता है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी भी आए, इस क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। ये क्वेश्चन जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। हाँ, कई लोग को अगर थ्योरी याद ना हो तो ये 6 नंबर उनका छूट सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट का। अब ये क्वेश्चन भी नए कोर्स के स्टडी मटेरियल में नहीं था, न नए कोर्स के सोर्स में था। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था एग्जामिनेशन में शेयर बेस्ड पेमेंट का। मैंने इस क्वेश्चन को अभी भी शामिल कर रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा लग ही रहा था कि आगे आएगा। अगर आप शेयर बेस्ड पेमेंट देखेंगे तो नए सिलेबस में कोई भी अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं स्टडी मटेरियल में। कुछ बाद में चल के RTP MTP में 2-3 अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखे हैं। तो पास्ट में तो बहुत अटेम्प्ट तक वो वही क्वेश्चन पूछते रह गए, लेकिन इस बार इन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने तो इंक्लूड कर रखा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इंक्लूड नहीं है, तो बच्चा यहाँ भी फंस गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास में 2009 के क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। उस समय तो ये 16 नंबर का आया था, लेकिन अभी नंबर कम दे रखे। बी वाला हिस्सा है इसका, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है, उसको मॉडिफाई करके एज पर इंडेक्स डाला है। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता नहीं बच्चों से सॉल्व हुआ होगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं सॉल्व होने के 2 कारण होंगे। एक तो पिछले बार भी इसका क्वेश्चन आ गया था, तो बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे थे अब की बार नहीं आएगा। एक तो सबसे बड़ी गलती होती है ये इम्पोर्टेंट और ये ABC ये सब बड़ा चक्कर है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन भी रीड्राफ्टेड है, मतलब AS वाले क्वेश्चन को एज पर इंडेक्स पूछा है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई होगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ये क्वेश्चन इंटेंजिबल एसेट का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंडेक्स 101 का है। मुझे लगता है यहां भी बच्चे फंस गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंडेक्स 101 पढ़ के ही नहीं जाते, तो जो पढ़ के नहीं जाते वो फंस गए होंगे। वैसे क्वेश्चन रिपीटेड है। उसका अगला क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बस इस क्वेश्चन में ये हुआ है कि जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है उसमें 2 ईयर का डिफॉल्ट है, इसमें 4 ईयर का डिफॉल्ट डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर C, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल में है। अब कौन करके गया नहीं किया नहीं पता, हमने तो इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद में जो आखिरी पार्ट है इसका, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन को एज पर इंडेक्स पूछा है। अगर आप में से किसी ने ये क्वेश्चन देखा हो पहले,
तो AS1 में इंटरमीडिएट में ये सेम क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन पहली बार 2002 में आया था फाइनल में 16 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का। अब ये 5 नंबर का आया है। वो सेम क्वेश्चन एज पर एस आया था, अब इसी क्वेश्चन को एज पर इंड एस ड्राफ्ट करना है, बस एस के बदले इंड एस लिखना था। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो रिस्ट्रक्चर, पहला तो होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन है जिसमें बच्चे फंस गए होंगे, दूसरा क्वेश्चन लीज का है जिसमें बच्चे फंसे होंगे, तीसरा क्वेश्चन सेगमेंट रिपोर्ट यानी ऑपरेटिंग सेगमेंट का है उसमें फंसे होंगे, और चौथा क्वेश्चन ये इंड एस 1 का है जिसमें फंसे होंगे, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन तो न्यूली रिस्ट्रक्चर्ड हैं। इसके अलावा CSR में बच्चे इसलिए फंसे होंगे क्योंकि हो सकता है मेजॉरिटी उसको पढ़ के ही ना गए हों। शेयर बेस्ड पेमेंट में इसलिए फंसे होंगे कि हो सकता है वो कवरेज ना किए हों, वैसे पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था तो मैंने तो इंक्लूड कर रखा है। अब किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा नहीं पता। ये तो हो गया दोस्त क्वेश्चन की एनालिसिस जो मैंने आपको समझाया है। अब 3-4 बातें और भी आपको बताऊंगा, चूंकि मैं उन बच्चों के लिए बना ही नहीं रहा ये रिव्यू जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बनाता तो मैं कल ही बना देता। ये मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनको आगे पेपर देना है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, अगर आपको ये वाला वीडियो सुनना हो तो आप इसको एग्जाम के बाद सुने, नहीं तो कुछ चीजें हो सकता है आपको एग्जाम के लिए नुकसान कर दे। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, एक तो 2013 के नवंबर में पेपर इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया था जिस तरीके से 2023 के नवंबर में किया है। तो एज फार एज पेपर की रिस्ट्रक्चरिंग जो कंसर्न है वो 10 साल बाद हुआ है, बीच में इतने रिस्ट्रक्चर नहीं हुए पेपर में। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां पे, जो आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन एक्चुअली आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने उसकी कवरेज ही नहीं की है डिटेल में। आप क्वेश्चन आंसर करके जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन नहीं आता तो आप समझते हैं आउट ऑफ स्कोप हो गया, और ये प्रॉब्लम है कि हम डिटेल में नहीं पढ़ते इसकी वजह से। अब नए कोर्स में आ जाते हैं, आपके मन में सवाल आएगा कि आखिरी अटेम्प्ट में ऐसा क्यों किया। 12वां अटेम्प्ट है ये, यानी 12 बार एग्जाम हुए हैं नए कोर्स में, जो इस बार खत्म हो रहा है। अब अगले बार से तो नया कोर्स आ जाएगा जो अभी नए रिवाइज हुआ है। तो ये 12वां एग्जामिनेशन है जो कोर्स रिवाइज हुआ था 2017 में। पूरे 11 एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने कभी भी अच्छा क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते रहे हैं, और इसलिए लोगों में एक ट्रेंड बन गया कि वो सिर्फ क्वेश्चन रट रहे हैं स्टडी मटेरियल के, पास्ट एग्जामिनेशन के, RTP के, MTP के, बस दिन रात उसी में लगे हुए। कॉन्सेप्ट तो समझना ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन रटे जाना रटे जाना रटे जाना, और उसी का नतीजा है ये पेपर। अब ये भी किसी को नहीं लग रहा था कि लास्ट में जाते जाते ऐसा पेपर पूछ देगा। सबको लग रहा था ये तो आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें आसान कर देगा। कुछ चीजों को मैं आपको यहां पे ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, कंस्ट्रक्टिवली इसको सोचेंगे। देखिए जब ये पेपर आया था 2017 में, जब ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस समय कोर्स में बहुत सारी चीजें थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बहुत सारे दे रखे थे, इंड एस थे, और भी कई सारे चैप्टर्स थे। 2018 के मई और नवंबर में पेपर हुआ, 2019 के मई में पेपर हुआ, 2019 के नवंबर में पेपर हुआ। 19 के नवंबर में जाकर के इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन विड्रॉ कर दिए, और भी जो चैप्टर थे कुछ अदरवाइज वो विड्रॉ कर दिए। तब तक ये पता ही नहीं लग रहा था कि पेपर एज पर एस चल रहा है, एज पर इंड एस चल रहा है। सिर्फ वॉल्यूम का मैनेजमेंट हो रहा था, बहुत सारे वॉल्यूम है, पढ़े जाओ पढ़े जाओ। तो हो सकता है इसकी वजह से भी इंस्टीट्यूट ने कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा कि बच्चे वैसे ही बहुत दबाव में, सिलेबस बहुत सारा है, तो वो इतना सारा कवर कर रहे हैं, यही बहुत है, वो अपना दिमाग का एप्लीकेशन करे कैसे। 2019 में जब उन्होंने सिलेबस रिवाइज कर दिया, मतलब कोर्स को विड्रॉ किया, बहुत सारी चीजें हटा दी, तो 2020 में उस समय तक जो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड था और लीज का स्टैंडर्ड था वो भी इफेक्टिव हो ही रहा था, हुआ नहीं था पूरा अच्छे से, क्योंकि उससे पहले जो प्रेडिसेसर वर्जन था रेवेन्यू और लीज का वो इतना ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं था। 2020 से पेपर में कुछ रिवीजन आता तो 2020 में लॉकडाउन लग गया। 2020 के नवंबर में जाके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इंडेस में भी बहुत सारी गलतियां थी। 2020 के नवंबर में तो उन्होंने पूरा कंसोलिडेशन का चैप्टर हटा के नया ड्राफ्ट कर दिया था। तो 2020 के नवंबर में जाकर के एक तरीके से उनका स्टडी मटेरियल ठीक से रिवाइज ही हुआ,
मतलब जो एक्चुअल एज पर इंडेस जो कोर्स के हिसाब से था। 2021 में फिर कोविड की वजह से डिस्टर्बेंसी हुई। 2020 के जो सेकेंड राउंड का हुआ था पेपर जनवरी में, अगर उसका पेपर आप देखेंगे, भले ही उसमें बहुत सारे नए सवाल नहीं थे, लेकिन वो पेपर फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव था। कुछ नए क्वेश्चन भी रिस्ट्रक्चर किए गए थे उसमें, जैसे रेवेन्यू वगैरह के। 2021 में फिर कोविड का दौर आ गया, इंस्टीट्यूट ने कोई बहुत ज्यादा टाइट नहीं किया पेपर को, 2021 का भी दौर निकल गया। 2022 में बस ये हो रहा था कि अब नया कोर्स आने वाला है, अब नया कोर्स आने वाला है। 2022 में भी निकल गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। 2023 के मई से एग्जामिनेशन में ट्रेंड दिखना स्टार्ट हो गया था। 2023 के मई में क्वेश्चन का लेंथ जरूर एफआर में बढ़ाया, क्वेश्चन तो एक ही उन्होंने नया टाइप दिया था, बाकी सारे रिपीटेड टाइप क्वेश्चन थे, लेकिन एसएफएम में और बाकी पेपर को उन्होंने पिछले बार ही टफ क्रिएट मतलब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप क्वेश्चन रट के आएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन की रिस्ट्रक्चरिंग तो स्टार्ट हो ही गई थी। अब ये सेकेंड टाइम था। इस बार उन्होंने पहले ही पेपर को अभी भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चर नहीं किया, मैंने आपको रेफरेंस दिए, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन को रिस्ट्रक्चर किया है और इसका भारी दबाव स्टूडेंट के ऊपर पड़ गया है। ये इन लाइन विद क्वेश्चन है, नवंबर 2023 का ये जो क्वेश्चन है इन लाइन विद इंस्टीट्यूट पॉलिसी है कि जो अभी सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें उनकी कोशिश है कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं। मतलब उनकी कोशिश ये रहेगी कि क्वेश्चन का रेपिटेशन ना हो, और अगर क्वेश्चन रिपीट भी हो तब भी उसको एज इट इज रिपीट ना किया जाए, उसमें स्ट्रक्चरिंग किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो पढ़ के आया है, जो उसके पास कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर सके। तो आप ये जो अभी फिलहाल पेपर है, अगले पेपर के लिए इसको बेस मानिए और सिर्फ क्वेश्चन रटने पे ध्यान मत दीजिए कि हमेशा क्वेश्चन रट रहे हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिख के पास हो जाएंगे। जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन अगर लेक्चर के अच्छे नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ करके आगे एग्जाम को फाइट करना बेहद डिफिकल्ट है। अगले बार से तो वैसे भी 30 नंबर का एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो वैसे भी बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। मैं तो अभी हमारा रनिंग क्लास चल रहा है, उसमें एमसीक्यूज करा रहा हूं, एक छोटे छोटे चैप्टर का एमसीक्यूज कराने में एक डेढ़ घंटा लग जाता है। तो एमसीक्यूज भी वहां पे तो और भी स्कोप बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का सिंपल ये मतलब है कि इस पेपर से जिन बच्चों को आगे पेपर देना है उनको लर्निंग लेनी है कि आप हमेशा लगे रहते हैं किन किन चीजों पे जो वेस्टेज हैं, क्वेश्चन को रटने पे नहीं। क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के सोर्स में उसे करने जरूर हैं, लेकिन उसी पे डिपेंडेंट नहीं रह जाना कि यही क्वेश्चन आएगा और मैं वही आंसर छाप के आऊंगा। तो पहला बदलाव तो आप अपने आप में ये लाइए, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन का एप्लीकेशन कीजिए। दूसरा बदलाव, हम हमेशा रिवीजन करते रहते थ्योरी का, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस रहती नहीं। हम इसमें ये हो गया, इसमें हो गया, इससे एग्जाम थोड़ी ना सॉल्व होगा। एग्जाम में तो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा हो, आपने इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सॉल्व किया हो, कोई नया क्वेश्चन आपके पास आ गया तब भी आपने उसे सॉल्व किया हो। तो दूसरी चीज तो इसको ध्यान रखनी है कि आपको अपने आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ उसी भरोसे नहीं रहना है कि हर क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के सोर्स में वही आएगा। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे नए क्वेश्चन भी फ्रेम हो तो आप कर सकें। तीसरी बात मैंने आजकल एक और भी देखी है, टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट के चक्कर में लोग बावले हो जाते हैं, और टेस्ट पेपर जहां कंडक्ट हो रहे वो क्या रहे, एक भी क्वेश्चन वो नया फ्रेम ही नहीं कर सकते। वो तो वही पुराना क्वेश्चन कुछ भी उठा के डाल दिया, बस आप टेस्ट दे रहे, इवैल्यूएशन हो रहा है, उसका आउटकम कुछ नहीं आ रहा। टेस्ट दीजिए जरूर, लेकिन वो टेस्ट भी ऐसा हो कि उसमें कुछ नई चीजें पूछी जाए, ताकि उससे आपको भी इवैल्यूएट करने में आसान हो कि कल को अगर कुछ नया सवाल पूछ दिया तो क्या मैं इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो भी जल्दी जल्दी में करने में लगा रहता है, मेरे पास भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, फास्ट ट्रैक क्लास दे दो, 100 घंटे वाला दे दो, 150 घंटे वाला दे दो। हमने नए कोर्स में सोचा भी था कि 250-7 घंटे में खत्म करेंगे, लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पुराने जब पहले पढ़ा रहे थे उससे भी ज्यादा टाइम लगता जा रहा है, क्योंकि एमसीक्यूज कराने में भी हर जगह पे टाइम लगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको कॉन्सेप्ट जो सिलेबस है उसके ऊपर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है,
अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने पढ़ लिया क्वेश्चन और जाके पेपर में लिख दिए, तो उसका एडवांटेज नहीं होगा। और 3-4 चीजों से दूर रहें, ये मैं लास्ट में बता रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूं। नंबर 1, इस पेपर को आप ये बेस मानिए कि आगे से इंस्टीट्यूट का वैसे भी प्लान है कि फाइनल में एटलीस्ट क्वेश्चन की रेपिटेशन कम से कम की जाए, ताकि बच्चों के एप्लीकेशन के स्किल को हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है क्या वो इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप इसको बेस मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और अपने माइंड को उस हिसाब से सेट कीजिए कि अगर कोई नया भी क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। एक बात। दूसरी बात, अब बहुत सारे लोग गलत फहमी में रहेंगे। इसमें तो जो टीचर की कैटेगरी है वो भी कम जिम्मेदार नहीं है, बाकी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। अब पेपर हो गया तो ये तो जनरल सी बात है कि जो पेपर दे रहा है उसको सारे ही पेपर देने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि पेपर खराब हो गया तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। आप पिछले बार रिजल्ट देखिए, ग्रुप 1 का रिजल्ट 12%, ग्रुप 2 का रिजल्ट 32%। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ग्रुप 1 में बच्चों के पेपर खराब होने शुरू हो गए थे दूसरे पेपर से ही। इस बार तो पहले पेपर से ही खराब, और पहला पेपर खराब होता है तो उसका दबाव सारे पेपर पे पड़ जाता है। तो इस गलत फहमी में ना रहें कि हम अच्छे से नहीं करके आए तो हम ग्रेस मार्क्स और इस सब के चक्कर में पास हो जाएंगे। क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि अभी आप पेपर देंगे, उसके बाद आप रिजल्ट तक का वेट करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपके पास समय रहेगा नहीं, फिर आप उसी फास्ट ट्रैक में और इधर उधर तोड़ जोड़ में लग जाएंगे, अगले बार फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए आप पेपर अगर दे रहे हैं तो आप पेपर दीजिए, पेपर तो पूरा ही दीजिए, क्योंकि आपने पैसे दिए, आपने पूरी तैयारी की है, तो पेपर में नहीं बैठना तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फैक्ट को समझना जरूरी है कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं, ऐसा भ्रम ना पाल लें। और अगली बात, पेपर को टफ और लेंदी मत समझिए। यह पेपर वो था जो आपको पता ही नहीं है, और जो चीज पता नहीं होता उसको हम टफ और लेंदी नहीं कह सकते। वो हमने पढ़ा ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा? क्योंकि जो चीज आप पढ़ेंगे वही आप पता लगा सकते हैं। तो ये इतनी ही बात अभी बताऊंगा और बहुत सारी चीज नहीं बताऊंगा। एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इसके सॉल्यूशन भी लेके आएंगे, और फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिटेल आपको तरीका बताएंगे कि अगले एग्जामिनेशन में और क्या क्या करना पड़ सकता है। याद रखें कि इस बार ये सिलेबस खत्म हो रहा है, सब बच्चों का ऑटोमेटिक कन्वर्जन नए सिलेबस में होगा, और नए सिलेबस के हिसाब से आपको नए चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार रहना है। लेकिन मेरे ये वीडियो बनाने का कतई मतलब आपके में से किसी को डराना नहीं है। फैक्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमें ऐसा काम करना है तभी हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज पेपर कुछ और होने वाला है, हमारी तैयारी किसी और डायरेक्शन में है, तो पेपर के दिन सर पटकने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए तैयारी एडवांस में करके चलेंगे, अपने आप को रिस्ट्रक्चर करें और आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए तैयार रहें कि क्वेश्चन आपको हमेशा रेपिटेटिव दिखेगा, सब रेपिटेटिव दिखेगा, इस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में नए दिख सकते हैं। हाँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ा है, समय लगाया पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग की है, तो आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई बच्चा फिर भी एग्जाम वाला वीडियो देख रहा हो तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।